लग जाएगी। पहले प्रधानमंत्री ने ज्यादा देखा। वहीं ईडी के समन को बार बार गैर कानूनी बताना, क्या अरविंद केजरीवाल की ये कोई स्ट्रैटेजी है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को सियासी शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ईडी लगातार समन पेश कर रही है और ईडी के समन को अगर बार बार इसी तरीके से इग्नोर किया जाएगा, बार बार ईडी के सामने अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, तो आखिर में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होना संभव है। यही बात अरविंद केजरीवाल शुरू से कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी कह रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करवाना चाहती है, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली करवाना चाहती है, दिल्ली में खेला करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दोनों ही तस्वीरें आपको बता देंगी कि दिल्ली में इस वक्त क्या चल रहा है। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल पर हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हो रहे हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलने की तैयारी है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा कर रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है और इसका उदाहरण चंडीगढ़ को केंद्र में रखकर पेश करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए आज दोनों ही पार्टी आमने सामने आ चुकी है। सड़क पर जबरदस्त हल्ला बोल है, तो इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरीके का जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी क्या है, इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं, इससे क्या मायने निकाले जाएं? क्या अरविंद केजरीवाल इससे सियासी माइलेज या नफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो हो सकती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं और वो भी ये बात जानते हैं। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि गिरफ्तारी तो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये ईडी के सवाल जवाब से तय होना था। ये तय इस बात से होना था कि उसमें जो पूछताछ होनी है, जो सवाल ईडी के पास होते उसका जवाब वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जब किसी की भी ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है तो न्यायालय के सामने वो एजेंसी एक लाइन की जो बात कहती है वो यही होती है कि ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ये कमरे के भीतर की बात होती है, लेकिन यहां तो कमरे के भीतर का मसला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईडी के एक तरह से कहें कि उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर ईडी होती कौन है, मुझे इस तरह से समन भेजने वाली। अब आज तक कभी ये देखा नहीं गया कि कोई एजेंसी किसी से सवाल पूछे तो वो ये कहे। अब 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और जिस तरह का तमाशा खड़ा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लंबे समय से अरविंद जी, हम लोगों ने तो देखा है ना कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी वो अपना मफलर उफलर लपेट के सैंडल पहन के बढ़िया सो जाते थे राजपथ के आसपास। तो उनका तो एक तरीका रहा है, लेकिन लंबे समय से लग रहा था कि शायद वो एक गंभीर परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार करेंगे। अब उनको लग रहा होगा कि इसमें हम सीधे फंसते दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में जिस तरह से न्यायालय का रुख रहा है, जिस तरह से एजेंसी ने उनके खिलाफ भी जो तथ्य रखे हैं जांच में, जो बताती है उसमें जो तथ्य हैं, अब चूंकि एक बार जब वो पूछताछ होगी तब वो और खुलकर सामने आएंगे, लेकिन कहा गया कि किसी से फेस टाइम पर बात कराई गई, कहा गया कि ये जो पैसा है वो कहां कहां चुनाव में खर्च हुआ। न्यायालय ने खुद कहा कि भाई पार्टी को क्यों नहीं बना रहे हो। ये अगर आप ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं और अगर किसी चुनाव में हुआ तो ये तो सरकार ने पार्टी के लिए उपयोग किया, तो पार्टी को आप पार्टी क्यों नहीं बना रहे हो? और अगर पार्टी और सरकार दोनों की बात करें तो उसके हेड पे कौन बैठा है, शीर्ष पर कौन बैठा है? वो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। तो उनसे पूछताछ तो हर तरह से बनती है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी लोकसभा चुनाव से पहले जितना वितंडा खड़ा कर सकते हैं, उनको लगता है कि उनका कार्यकर्ता इससे शायद थोड़ा कुछ चार्ज अप हो जाए, थोड़ा ये स्थिति बने कि वो सड़क पर लड़े। भारतीय जनता पार्टी भी वो कोशिश कर रही है कि इस अवसर पर कहीं से भी कमजोर नहीं दिखना है। लेकिन एक लाइन जोड़ दूं, इन दोनों पार्टियों के तमाशे में दिल्ली में रहने वाले लोगों का आज जीना बड़ा मुहाल है। सुबह से ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ मारामारी है। तो नेताजी लोग तो अपने लाभ के लिए प्रदर्शन करते हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप कितने सही हुए कितने गलत ये एजेंसी तय करेगी, लेकिन जाम तो दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है।
और उसी एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बार बार ये कह रहे हैं गैर कानूनी है, बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे बुला रहे हैं अगर पूछताछ के लिए तो किस रूप में बुला रहे हैं? आप गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, पार्टी के मुखिया के तौर पर बुला रहे हैं। ये बात ईडी उन्हें बताए तब जाकर वो ईडी के सामने पेश होंगे। इन सबके बीच राहुल जी, ये भी तो पूछा जा सकता है ना अरविंद केजरीवाल से कि आपके पास एक ऑप्शन तो है, आप कोर्ट जाइए अगर आपको ये लग रहा है कि ईडी गैर कानूनी तरीके से आपको परेशान कर रही है, गैर कानूनी तरीके से अगर समन पेश कर रही है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं और उसके खिलाफ आप कदम क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वो उनको चाहिए कि वो एक परिपक्व राजनेता की तरह बिहेव करें। मैं तो ये कहता हूँ वो एक परिपक्व और चालाक राजनेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आमतौर पे किसी व्यक्ति को, जो आम आदमी है जिसके लिए वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, उसको सम्मान आएगा तो वो तुरंत जाके ईडी के सामने पेश हो जाएगा। लेकिन ये केजरीवाल हैं, वो पूरा चाहते हैं कि इसका राजनीतिक माइलेज वो लें और वो पूरी तरह तमाशा करें। वो इस सब के संकेत दे चुके हैं। वो ये भी संकेत दे चुके हैं कि वो पूरा तमाशा करेंगे। वो ये भी संकेत दे चुके हैं कि ईडी आके गिरफ्तार करेगी तो मेरे कार्यकर्ता जो हैं वो हंगामा करेंगे। वो ये भी संकेत दे चुके हैं कि मुझे जेल से सरकार चलाने में गुरेज नहीं है। ये सारे संकेत जो हैं उन्होंने दिए हैं और शायद जिस तरह की उनकी राजनीति है उसमें ये सारे संकेत उनके कार्यकर्ताओं में फिट बैठते हैं। अब दूसरी बात है कि दो अलग अलग इश्यूज हैं। अब दूसरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपका, वो प्रोटेस्ट चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर है और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। जो कुछ उसमें दिखाई दे रहा है जिस तरह से कि कितने मेजॉरिटी किसके पास थी, उसके बाद जिस तरह से, अब वो सही है या गलत, लेकिन आपकी तरफ से जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वीडियो सर्कुलेट किया गया उसमें जो कुछ दिखाई देता है, अब वो सही है या गलत है ये बात अलग है। लेकिन जो प्राइमा फेसी दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि एक जो गुट है आपका और कांग्रेस का, उसके पास मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद वहां पे मेयर का चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये सारी दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में को अलग अलग करके ही देखना चाहिए। और इसीलिए देखिए प्रोटेस्ट भी बुलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ईडी के मामले पे अगर हम बैकफुट पर हैं तो चंडीगढ़ के मामले पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। और इसीलिए भगवंत मान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, पंजाब के सीएम हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और जमकर हल्ला बोला जा रहा है। समीर जी, इसको पूरे घटनाक्रम को देखकर कम से कम ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक इकलौता ऐसा मुद्दा है, चाहे अरविंद केजरीवाल के पास ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के पास ले लीजिए, जो गठबंधन में बची हुई पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन में बची हुई पार्टियां हैं, जिसके थ्रू वो बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिहाज से कम एक नैरेटिव तो सेट करने में कामयाब हो पा रही हैं, एक लहर तो कम से कम पैदा करने में कामयाब हो पा रही है कि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर अपना हक चाहती है, ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और हथियार है इनके ईडी और सीबीआई। देखिए, इसको दूसरे पक्ष से भी देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ये बताना चाहते हैं कि संविधान के अंदर और लोकतंत्र के अंदर करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी करप्शन अगर करेगा तो उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ईडी प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रहा है, फिर चाहे वह हेमंत सोरेन के ऊपर हो या अरविंद केजरीवाल को नोटिस गया हो या अरविंद केजरीवाल के दोनों नेता जेल के अंदर हो या कांग्रेस के नेता ईडी के सामने पेश हो रहे हो या महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के भतीजे ईडी के सामने पेश हो रहे, मुझे लग रहा है कि सरकार संदेश देना चाहती है कि जो भी करप्शन करेगा उसको जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा और उससे कोई बच नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि देश की जनता भी इस समय प्रधानमंत्री मोदी के इस बात के लिए समर्थन भी कर रही है कि भ्रष्टाचार को मिटाना। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था, अगर आप राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली का एक बात ध्यान रखेंगे तो उन्होंने कहा था कि अभी तो छोटी छोटी मछलियों पे कार्रवाई हुई है, आने वाले समय में बड़ी मछलियां जो है और जो बड़े मगरमच्छ है वो ईडी के जांच एजेंसी के दायरे में आने वाले। तो मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन उसी आधार पर जांच एजेंसी के दायरे में आए। और अब जब झारखंड के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो जाते हैं, 10 बार सम्मन जारी होता है, 20 जनवरी को पहली बार पेश होते हैं, उसके बाद अरेस्ट हो जाते हैं दूसरी बार पूछताछ पे, तो मुझे लग रहा है केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कि जिस दिन वह ईडी के सामने जाएंगे ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है और निश्चित रूप से अरेस्ट होगी। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया था, इस महीने 26 तारीख को मनीष सिसोदिया को पूरा 1 साल हो जाएगा कस्टडी के अंदर जेल गए हुए। उसके बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह जेल चले गए थे। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को नोटिस जाता है, उसके बाद 21 दिसंबर को नोटिस जाता है, उसके बाद 3 जनवरी को नोटिस जाता है, उसके बाद 17 जनवरी को नोटिस जाता है। अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर अवॉइड करते हैं और अब ये 5वां सम्मन जो 2 फरवरी उन्हें को गया था उसमें भी वह ईडी के सामने नहीं जा रहे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जो शराब का घोटाला हुआ था उसकी पूरी जानकारी ईडी के पास है और ईडी उनसे क्या प्रश्न पूछने वाली है, और अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं कि उन प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं है क्योंकि वो पूरा जानते हैं कि पैसों का लेन देन कहाँ हुआ है,
गोवा के चुनाव में कैसा पैसा खर्च हुआ है, पैसे किस किस स्तर पर बटे गए। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इतने दिन केजरीवाल बचे हुए हैं कि जब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं होते, जिस दिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, ईडी के सवालों का सामना नहीं कर पाएंगे। और यह तय है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन नरेश जी, इसका दूसरा पहलू ऐसे भी तो समझा जाए कि ये डर है अरविंद केजरीवाल का, ये सोची समझी उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि आपको पता है ईडी का शिकंजा तो आप पर कसा ही जाएगा, आपके बड़े बड़े नेता जेल में हैं, अगर आप भी जेल चले जाएंगे तो अपने पीछे कम से कम वो ये सेट करके जा रहे हैं, वो कम से कम ये नैरेटिव तो छोड़कर जा रहे हैं ना कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें तो परेशान करके जेल में डाला गया, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन रहे और उनकी पार्टी ना टूटे। असल में यही केजरीवाल की सबसे बड़ी विवशता है, यही सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि केजरीवाल किस तरह सत्ता में आए थे। उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, जिसकी सराहना भारत में ही नहीं, भारत से बाहर विदेशों में भी हुई थी। तो इसलिए उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उसके बाद वो फिर सत्ता में आए और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। पहली बार उनको पूरा समर्थन नहीं था, दूसरी बार वो बहुत बड़े समर्थन से जीते और उसमें लोगों का विश्वास यही था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद में उन पर ही, उनकी पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये इनकी पार्टी के दो बड़े कर्णधार थे, वो इस समय सलाखों के पीछे हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं और वो गंभीर आरोप इतने ज्यादा हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तो अरविंद केजरीवाल को डर ये है कि अगर वो कोर्ट जाते हैं, जो कि उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आरोपी नहीं तय कर सकता कि ये उन पर आरोप गैर कानूनी है और ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा ना। तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अगर ऐसी स्थिति है तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं लेते? वो प्रीएम्प्टिव अरेस्ट के लिए, बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उनकी दाल में कुछ काला दिखता है। उनको लगता है कि कुछ आरोप में कुछ जान है और वो इसीलिए उसको राजनीतिक रूप से इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें और इसमें राजनीति करें और फिर अगर वो एक तरह से ईडी को और जो भारत की जांच एजेंसी, उनको चुनौती दे रहे हैं कि हम आपकी परवाह नहीं करते हैं। और अगर इस देश में लोकतंत्र को रहना है तो आपकी जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनको आप चुनौती नहीं दे सकते, उनके सामने आपको पेश होना होगा। और दूसरी बात यह है कि जांच एजेंसीज का भी ये फर्ज है कि वो सिर्फ एक पार्टी या सिर्फ विरोधी पार्टियों की तरफ ही अपना शिकंजा ना कसे। वो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी भी जांच करें। और यही अब नैरेटिव बनाया भी जा रहा है हर्षवर्धन जी, ये तो अब आम लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप लोगों से बात करिए, तो ये तो चर्चा का विषय है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आपको विपक्षी पार्टियों में नजर आते हैं। ईडी और सीबीआई जितनी तेजी के साथ विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं पर कार्रवाई करती है, उतनी तेजी के साथ बीजेपी के जिन नेताओं पर आरोप लगते हैं या जो उनके सहयोगी बन जाते हैं, उन पर जांच ठंडे बस्ते में क्यों चली जाती है? क्या ये मुश्किल पैदा करेगा 24 के चुनावों में? जी देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में ये किसी के लिए भी सबसे आसान है कि जो सत्ता में है वो बचा हुआ है, उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सत्ता में जो लोग हैं उनमें बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, राजनीतिक मजबूरियों वाले मसले में तुरंत अजीत पवार का चेहरा हमारे सामने आ जाता है, तुरंत मुकुल रॉय का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके ऊपर पहले आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती थी, लेकिन यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है, अजीत पवार के खिलाफ क्या ये गठजोड़ ये प्रदर्शन कर रहा है? क्या ये कह रहा है कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष इतना धीमे क्यों बोलता है? वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों करता है? देश की जनता को यह तो समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। उनको यह भी दिख रहा है कि एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा में आ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है। लेकिन उसको यह भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए कार्रवाई जहां हो रही है वहां भी होगी और आने वाले समय में कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। क्यों उनको यह भरोसा होता है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बड़ा जमावड़ा है,
इंदिरा गांधी के खिलाफ या और किसी समय में किसी के खिलाफ, तब सरकारों पर आरोप लगते थे। पहली बार है कि विपक्ष पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है, इसलिए एकजुट हो जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव पर कोई आरोप, या ममता बनर्जी की वो मंत्री जिनकी नजदीकी के कमरे से गड्डियां ऐसे रखी हुई थी, हम लोगों के घर में तो ऐसे दाल चावल गेहूं आटा भी नहीं होगा, तो उस तरह से भी वो रखा हुआ है। तो लोगों को लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, आपको भगवंत मान नजर आ रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, ये तीनों इस वक्त बैठे हुए हैं। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट आज आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाया गया है और इस प्रोटेस्ट का पूरा फोकस है बीजेपी पर हमलावर। अरे मोदी जी की गुंडागर्दी, दिन दहाड़े वोट चोरी, अरे लोकतंत्र की हत्या के रेट। आप सब लोगों को हमारे बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समाज में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले तो आम आदमी पार्टी का ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। भगवंत मान अपने भाषण की शुरुआत कर चुके हैं, अपने संबोधन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। जबरदस्त गहमा गहमी इस वक्त दिल्ली में मची हुई है, इसकी एक एक जानकारी आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए इंडिया टीवी।